हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज सबसे पहले तो हम हमारे कल वाले लेक्चर का ही जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1940 टू 1947। हमने कल की क्लास में क्विट इंडिया मूवमेंट डिटेल में देख ली थी। सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी वाला एपिसोड देख लिया था। इंडियन नेशनल आर्मी का आर्मी एस्पेक्ट तो हमने देख लिया था उसके बाद, लेकिन जो INA ट्रायल्स हुए एंड उसी के साथ एसोसिएटेड जो रिन म्यूटिनी थी उसके बारे में भी हमने स्टडी किया एंड उनकी इंपॉर्टेंस को स्टडी किया कि हाउ दे वर अ लैंडमार्क इवेंट। के ब्रिटिश को पता चल गया कि अब उनके दिन गिने चुने ही रह गए हैं इंडिया में, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन, जिस हथियार से उन्होंने इंडियन एम्पायर को मेंटेन करके रखा हुआ था, उनकी आर्मी, उनकी आर्म्ड फोर्सेस, अब वो हथियार ही उनके ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। अब उस हथियार पे ही उन्हें यकीन नहीं रहा कि इन फ्यूचर कोई नेशनल रिवोल्ट हो जाएगी, कोई मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या ये हमारे आर्मी वाले उस रिवोल्ट को सप्रेस भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उससे इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि एक्सेलरेटेड पेस पे नेगोशिएशंस होने लगी कि जल्दी जल्दी कोई ऐसा पीसफुल वे आउट निकाला जाए जिसमें ब्रिटिश ग्रेसफुली एग्जिट कर पाएँ एंड जो इंडियन लीडर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस सोल्यूशन को वो एक्सेप्ट कर लें। तो आज हम यही करेंगे कि क्या नेगोशिएशंस हुई जिन्होंने अल्टीमेटली जो कल्मिनेट करती हैं विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इंडिपेंडेंस हमें पता है कि इट केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो क्या नेगोशिएशंस थी ये हम स्टडी करेंगे। नेगोशिएशंस फर्स्ट ऑफ ऑल लीडिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, CR प्लान, राजाजी फॉर्मूला। C राजगोपालाचारी वॉज एन इम्पॉर्टेंट कांग्रेस लीडर। जब महात्मा गांधी जेल में होते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के चक्कर में, तो ये अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं साइड बाय साइड लीग के साथ नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। कुछ गवर्नमेंट को अपने प्रपोजल्स देते हैं, लीग को कुछ प्रपोजल्स देते हैं, जस्ट अपना एक प्लान बनाते हैं कि इस प्लान को बोला जाता है राजाजी फॉर्मूला या CR फॉर्मूला या फिर CR प्लान आफ्टर द नेम ऑफ द कांग्रेस लीडर C राजगोपालाचारी, जिन्होंने ये प्लान बनाया था। 1944 का ये प्लान है। क्या था इस प्लान में? ये कहते हैं कि सबसे पहले तो लीग कांग्रेस की इंडिपेंडेंस की डिमांड को माने। क्रिप्स मिशन की जो नेगोशिएशंस हुई थी, जो फेल हो गई थी इवेंचुअली, कांग्रेस को मुस्लिम लीग का स्टांस पसंद नहीं आया, मुस्लिम लीग को कांग्रेस का स्टांस पसंद नहीं आया। क्या हुआ इन नेगोशिएशंस में कि मुस्लिम लीग की अप्रोच क्या थी कि हमें चाहिए आज़ादी, हम सेपरेशन चाहते हैं, हम हमारी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन की तरह ट्रीट किया जाए एंड एक पैरिटी दी जाए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ऐसे मुस्लिम्स को इन्फीरियर या कोई लेसर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ना समझा जाए। इस चक्कर में अगर आप ये नहीं कर रहे हो, मुस्लिम लीग की रिजिडिटी कहाँ थी, अगर आप पैरिटी नहीं दे रहे हो, अगर आप मुस्लिम्स को सेपरेट नेशन के तौर पे रिकग्निशन नहीं दे रहे हो, तो हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं चाहिए। हम इंडिपेंडेंस को पोस्टपोन कर देंगे जब तक आप हमें पैरिटी नहीं दे रहे हो। तो पहला पॉइंट तो उसी के कंटेक्स्ट में था कि भाई पैरिटी हो ना हो, वो नेगोशिएशंस तो हमारी चलती रहेंगी, पार्टीशन करनी है नहीं करनी है, आज़ादी चाहे इंडिपेंडेंट पाकिस्तान क्रिएट करना है नहीं करना है, ये सारी नेगोशिएशंस हम साइड बाय साइड इनका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन आप इंडिपेंडेंस को बैक बर्नर पे ना डालो। तो मुस्लिम लीग वुड एंडोर्स दी कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस की आज़ादी तो प्री रिक्विजिट है, वो कैसे आज़ादी लेनी है हमें, किस तरह से उसका मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर क्या होगा, किसको ट्रांसफर की जाएगी, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ये हमारी प्राइमरी डिमांड है, इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, दैट ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया। उस कंटेक्स्ट में क्या है कि अब ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया। अगर ब्रिटिश ने इंडिया छोड़ना है तो कोई सरकार भी होनी चाहिए जो देश को गवर्न करेगी। पेंडिंग एग्रीमेंट की एग्रीमेंट तो जब होगी फाइनली, जब सब मैटर सॉल्व कर लिए जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से पार्टीशन करनी है, कहाँ करनी है कि नहीं करनी है, जब ये चीज़ें तो डिसाइड होने में अभी टाइम लगेगा। तब तक क्या है कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में एंड इसकी वर्किंग में लीग कोऑपरेट करेगी कि हम एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाएं। ब्रिटिश के सामने तो एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करेंगी, हमने भी अपनी एक प्रोविजनल सरकार बना ली है, हमने एक अपनी इंटरिम सरकार बना ली है, तुम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो वापस जाओ। तो ये एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम थी। कांग्रेस इस अप्रोच से डील कर रही थी कि हम अपनी सरकार बना लें, ब्रिटिश को भेज दें।
फिर हम अपना मुद्दा बाद में सॉल्व करते रहेंगे। लीग की ये अप्रोच नहीं थी। लीग की अप्रोच थी कि ब्रिटिश को अभी रखो, जब तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं होता तब तक ब्रिटिश को ये नहीं बोलना कि अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो। तो यहाँ सीआर प्लान ने ये 2 पॉइंट्स रेज किए। फिर ये जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम थी कि भाई मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस का जो डिफरेंसेस हैं उसका क्या किया जाए, जो उनकी सेपरेट नेशन की डिमांड है उसका क्या किया जाए, जो उनकी प्रोबेबली पार्टीशन की जो डिमांड है उसका क्या किया जाए। तो इस कंटेक्स्ट में सीआर फार्मूला ने क्या पॉइंट रेज किया, कहते हैं कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी, हम एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को डिमार्केट करेगी। अब इसने डिटेल्स में क्या डिफरेंस था, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट्स डिमार्केट करेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ, उन डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या करेंगे, एक प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। एंड ये जो प्लेबिसाइट, ये जो वोटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, ये जो रेफरेंडम टाइप की चीज़ कंडक्ट करवाई जाएगी, इसमें अडल्ट फ्रेंचाइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारा आज की डेट का इंडिया है, ये पाकिस्तान लगा लो। Here is this region of नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पेशावर वाला रीजन। इस रीजन में मतलब ये प्रोविंस था उस टाइम में, तो हम प्रोविंशियल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होगा, सिंध भी होगा, बलूचिस्तान भी होगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जिस्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एरियाज डिमार्केट किए जाएंगे, कहाँ हिंदू मेजॉरिटी है, कहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो लेट अस से ऑल दीज छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर दी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस पॉपुलेशन फिगर्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया जाएगा, वोटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, लोगों से पूछा जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आपको पार्टीशन चाहिए। अब इस डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है, मुस्लिम्स, लेकिन माइनॉरिटी हिंदूज भी एग्जिस्ट कर रहे हो सकते हैं, माइनॉरिटी सिख भी एग्जिस्ट कर रहे हो सकते हैं, माइनॉरिटी और कम्युनिटीज भी एग्जिस्ट कर रही हो सकती हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछा जाएगा, सभी लोगों के यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों को पार्टीशन चाहिए। अब सीआर फॉर्मूला में क्या था, सी राजगोपालाचारी क्या सोचते थे कि अगर मुस्लिम्स को पार्टीशन चाहिए एंड मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं तो लोग हाँ में वोट कर देंगे। जो हिंदूज, माइनॉरिटी हिंदूज यहाँ रह रहे होंगे पॉसिबली, जो माइनॉरिटी सिख यहाँ पे रह रहे होंगे, जो माइनॉरिटी क्रिश्चियंस यहाँ पे रह रहे होंगे, अगर उन्हें पार्टीशन नहीं चाहिए तो वो नो में वोट कर देंगे। लेट अस से कि 60-40 आ गया रिजल्ट, तो ठीक है, अब मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, फिर पार्टीशन के लिए एग्री कर जाएंगे, हम मान जाएंगे। तो इन दिस इवेंट सी राजगोपालाचारी, सीआर फॉर्मूला में कांग्रेस वाज एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ पार्टीशन कि हम प्लेबिसाइट कंडक्ट करवा लेते हैं, अगर लोगों ने बोल दिया कि पार्टीशन करवानी है तो हम पार्टीशन कर देंगे। लेकिन अब डेविल इज इन दी डिटेल्स। पहली बात तो ये जो प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाना है प्रोविंशियल लेवल पे नहीं करवाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाना है। दूसरा, सिर्फ मुस्लिम से नहीं पूछा जाएगा, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे ये प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये था। आगे अब प्लेबिसाइट अगर ये कंडक्ट करवाना है, वोटिंग आपने ये कंडक्ट करवानी है, तो कहते हैं कि सभी पार्टीज को अपना ओपिनियन जनता के सामने रखने का हक है। मुस्लिम लीग भी अपना पॉइंट जनता के सामने रखे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सामने रखे कि भाई हमें पार्टीशन इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए, इसलिए चाहिए। कांग्रेस को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि लोगों में जाके ये बता सके कि पार्टीशन इसलिए नहीं चाहिए, पार्टीशन से ये नुकसान होगा, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, ये। तो सभी पार्टीज को, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, दे शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर स्टांस ऑन द इशू ऑफ पार्टीशन। फिर सीआर फॉर्मूला में ये एक्सेप्ट किया गया कि अगर पार्टीशन की तरफ वोटिंग होती है, अगर लोग कहते हैं कि भाई हमें पार्टीशन चाहिए, हमें इकट्ठे रहना ही नहीं है, तो क्या किया जाए।
उस इवेंट में भी एटलीस्ट डिफेंस, कमर्स एंड कम्युनिकेशन जैसी फील्ड्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स जैसी जो फील्ड हैं, उन फील्ड्स को जॉइंटली सेफगार्ड किया जाए। द एग्रीमेंट टू बी मेड फॉर जॉइंटली सेफगार्डिंग डिफेंस, कमर्स एंड कम्युनिकेशंस। तो इस तरह से उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पार्टीशन के बाद भी अगर ये एमिकेबली हो जाती है, दोनों ग्रुप्स की सहमति से पार्टीशन हो जाती है, तो उस इवेंट में भी कहते हैं कि कुछ एरियाज हम जॉइंटली एडमिनिस्टर कर लेंगे, भाई भाई की तरह रहेंगे। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आगे होती हैं गांधी जिन्ना टॉक्स। अब सी.आर. दास वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, लेकिन उनका स्टेचर वो नहीं था जो नेहरू का था या फिर महात्मा गांधी का था। तो महात्मा गांधी लेकिन उस टाइम पे जेल में होते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के चक्कर में। तो पहले तो महात्मा गांधी को रिलीज़ किया जाता है, वही क्विट इंडिया मूवमेंट को थोड़ा सा माहौल नॉर्मलाइज करने के लिए। तो महात्मा गांधी को रिलीज़ किया जाता है। ही वॉज रिलीज्ड ऑन 5 मई 1944। इसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं, जिन्हा को प्रपोज करते हैं कि राजा जी ने एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूले के बेसिस पे हम आगे की नेगोशिएशंस कर लेते हैं कि क्या आपको ये फार्मूला एक्सेप्टेबल है या इसमें आप कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस वगैरह चाहते हो। तो इन टॉक्स को हम बोलते हैं गांधी जिन्ना टॉक्स। सी.आर. फार्मूला के बेसिस पे गांधी जिन्ना टॉक्स। जिन्हा उस सी.आर. फार्मूले के पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। किन पॉइंट्स के ऊपर जिन्हा अपनी ऑब्जेक्शन रेज करते हैं? सबसे पहले तो वही है कि आप टू नेशन थ्योरी का प्रिंसिपल एक्सेप्ट करो। इस टू नेशन थ्योरी का जैसे ही आप प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते हो, तो उसकी एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप हिंदूज एंड मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया को एज ए जॉइंट पॉपुलेशन ना देखो। मुस्लिम्स अलग हैं, हिंदूज अलग हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंध एक सेपरेट नेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है या बलूचिस्तान एक सेपरेट नेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया में। अगर आप मेरी ये बात मानते हो, पहली बात तो थ्योरेटिकल प्लेन पे भी, एंड दूसरे उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप सिर्फ मुस्लिम से पूछोगे कि तुमने इंडिया के साथ रहना है कि नहीं रहना है। जैसे वही मैंने एग्जांपल ली थी, ये सिंध वाला एरिया है, यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। सी.आर. फॉर्मूला में क्या था कि इस डिस्ट्रिक्ट से पूछा जाएगा, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से पूछा जाएगा कि आपको पार्टीशन मंजूर है कि नहीं मंजूर है। जिन्ना कहते नहीं, आप इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से इन जनरल नहीं पूछोगे, आप इस डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम से पूछोगे कि क्या आपको पार्टीशन मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो पहली तो इनकी ये ऑब्जेक्शन थी, ये इनका रिजिड स्टांस था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग टू नेशन थ्योरी पहले तो थ्योरेटिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, फिर अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ऑन अ थ्योरेटिकल प्लेन, तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि आप सिर्फ मुस्लिम से पूछोगे कि क्या तुमने इंडिया के साथ रहना है कि नहीं रहना। He wanted only the Muslims of Northwest and Northeast to vote in the plebiscite and not the entire population। ठीक है जी। अगला फिर कहते हैं कि जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ही अथॉरिटी है, कुछ सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ही मॉरल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। लीग रिप्रेजेंटेड ऑल द मुस्लिम्स। तो जो लीग बोलेगी उसे सच माना जाए, ये ना कि कांग्रेस बोल देगी भी हम भी तो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन्ना कहते नहीं, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सिर्फ मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर सकती है, कांग्रेस नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की जो तुम बातें कर रहे हो, इन्हें खारिज किया जाए, सिर्फ मुस्लिम से पूछा जाए, क्योंकि हम बोल रहे हैं हम मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक और जो मैंने डिटेल्स में आपको बताया था कि सी.आर. फॉर्मूला में ये जो वोटिंग होनी थी, प्लेबिसाइट होना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना था, प्रोविंशियल लेवल पे नहीं होना था। इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? अब ओवर हियर इज द प्रोविंस ऑफ पंजाब। पंजाब इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। उस टाइम की बात करें, पंजाब वॉज अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। अगर पंजाब से पूछ लिया जाता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए, तो क्योंकि पंजाब मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है तो बोल देते लोग इन जनरल कि हाँ भी हमें पार्टीशन चाहिए, अगर मुस्लिम्स पार्टीशन चाहते हैं तो सारा का सारा पंजाब चला जाता पाकिस्तान में।
लेकिन पंजाब की प्रॉब्लम क्या है, आज भी आप लोगों को पता है कि इसका जो ईस्टर्न पोर्शन लाइक नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड है, हिंदूज एंड सिख्स द्वारा डोमिनेटेड था, ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड जो वेस्टर्न पोर्शन है, लहंदा पंजाब एंड चढ़दा पंजाब, जो लहंदा पंजाब है दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड। अब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वोटिंग करवाई जाएगी, उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि जो यहाँ वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के मुस्लिम बोल देंगे हमें पार्टीशन चाहिए, यहाँ के लोग बोल देंगे कि हमें पार्टीशन चाहिए। जो यहाँ वाला है, बठिंडा के लोग बोल देंगे हमें पार्टीशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो लुधियाना के लोग बोल देंगे हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बोल देंगे कि हमें पार्टीशन चाहिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बोल देंगे हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया जाएगा, उससे होगा क्या, आधा पंजाब उधर चला जाएगा, आधा पंजाब इधर रह जाएगा। उससे होगा क्या, मुस्लिम लीग वॉज एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि पंजाब एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है तो सारा का सारा पंजाब हमारे पास आना चाहिए। लेकिन इस चक्कर में अगर सीआर फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो सिर्फ आधा पंजाब ही हमारे पास आएगा, आधा पंजाब उधर रह जाएगा। द सेम इज द केस विद बंगाल ऑल्सो, कि अगर तो पूरे बंगाल से पूछ लिया जाए तो सारा बंगाल हमारे पास आएगा। तुमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटिंग करवा दी, आधे डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे हमें पार्टीशन चाहिए, आधे डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे मतलब आधे मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे हमें पार्टीशन चाहिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। तो जो पार्टीशन वाले हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जो नॉट पार्टीशन वाले हैं वो इंडिया में रह जाएंगे। तो पाकिस्तान के पल्ले क्या आएगा, पाकिस्तान को मिलेगा क्या, आधा बंगाल, आधा पंजाब। व्हाट जिन्हा वाज एक्सपेक्टिंग पूरा पंजाब, पूरा बंगाल। तो ये कुछ एक और ये पॉइंट था जिसकी वजह से जिन्हा ने ये प्लान को अबॉर्ट कर दिया, सीआर फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना had placed the claim for British Indian provinces then regarded as the Muslim majority regions। प्रोविंसेस के ऊपर उसका क्लेम था, ना कि डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। लेकिन सीआर फॉर्मूला ने इफ अ प्लेबिसाइट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वाज हेल्ड एज प्रपोज्ड इन द सीआर फॉर्मूला, तो जिन्हा के पास लाइक व्हाट वाज द रिस्क दैट जिन्हा वाज टेकिंग, जिन्हा रैन अ रिस्क ऑफ पार्टीशनिंग पंजाब एंड बंगाल, कि आधा पंजाब एंड आधा बंगाल ही मिलेगा, व्हाइल ही वाज एक्सपेक्टिंग द फुल प्रोविंसेस, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर। वो जो राजा जी ने बोला था कि इन द इवेंट दैट लोग पार्टीशन को सपोर्ट भी करते हैं तो सारी पावर्स तो हम प्रोविंसेस को दे देंगे, लेकिन कुछ एक एरियाज हैं जो हम कॉमन जॉइंटली कंट्रोल करेंगे। जिन्ना को ये भी नहीं चाहिए था कि सारी की सारी पावर मेरे पास ही आए, कोई कॉमन सेंटर वगैरह नहीं होगा। तो ये जिन्हा की मेन ऑब्जेक्शंस थी, इसलिए ये जो सीआर फॉर्मूला ये रिजेक्ट कर दिया गया। गांधी जिन्ना टॉक्स फेल हो गई। अब नेक्स्ट इन सीरीज आता है देसाई लियाकत पैक्ट। इसमें क्या था, अब गांधी जी अंडरस्टैंड करते थे एक चीज़ को कि जब तक हम इंटरनली एक सॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट करते, जब तक हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक कॉमन फ्रंट नहीं प्रेजेंट करते, जब तक कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक कॉमन फ्रंट नहीं प्रेजेंट करती, तब तक ब्रिटिश के पास अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाएं तो हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक कुछ ना कुछ तो कॉमन फ्रंट निकालना पड़ेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ताकि हम ब्रिटिश को बोल सकें कि देखो हम ये हमारी जॉइंट डिमांड है, आप लोग बोरिया बिस्तरा पैक करो, हम इस तरह से अपने अफेयर्स मैनेज कर लेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में इवन दो गांधी जिन्ना टॉक्स फेल हो गई हैं, ये फिर से एफर्ट करते हैं। यहाँ अब लाइक गांधी जी किस तरह से इस डेडलॉक को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि यार मेरी और जिन्हा की जो टॉक्स होती हैं ना वो बहुत पोलिटिसाइज सी हो जाती हैं, बहुत टेंस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। जनता को लगता है कि बस अब कुछ होने ही वाला है, ना मैं पीछे हट पाता हूँ ना जिन्हा पीछे हट पाते हैं, चाहे हमें एक दूसरे की बात समझ आ रही हो। तो हम थोड़ा सा इस सिचुएशन को डीपोलिटिसाइज करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में टॉक्स करते हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से बुला भाई देसाई को बोलता हूँ कि तू कांग्रेस इंटरेस्ट को प्रेजेंट कर, एंड लीग की तरफ से लियाकत अली खान, जो कि लीग के इंपॉर्टेंट लीडर थे लेकिन जिन्हा जितने इंपॉर्टेंट नहीं थे। इवेंचुअली ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं लियाकत अली खान। तो मैं
बुला भाई देसाई एंड लियाकत अली खान की टॉक्स प्रपोज करता हूँ। बुला भाई देसाई को बोलता हूँ कि आप लियाकत अली से डिस्कशंस वगैरह कर लो, अगर कोई एग्रीमेंट रीच होता है तो हम देख लेंगे कि अगर बड़े लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये होता है देसाई लियाकत पैक्ट। क्या होता है इसमें? व्हाट वाज एग्रीड? इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्रीमेंट रीच आउट किया कि भाई जो होना है बाद में वो तो होता रहेगा बाद में, अभी हम एक कॉमन गवर्नमेंट किस तरह से बना सकते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे किस तरह से आ सकते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शनल बना सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में क्या था? अपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, कि कोई कॉमन सेंटर नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द सिक्स, कि इंटरिम गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी माइनॉरिटीज़ को, पर्टिकुलरली जो शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी एंड सिखों को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड एंड टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी है उतनी ही अथॉरिटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अपने पास रखेगा, जितनी अथॉरिटी प्रोविंसेस के पास है वो अथॉरिटी प्रोविंसेस के पास रहेगी। तो विद इन दिस फ्रेमवर्क एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ली जाएगी। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनली करना क्या है इन फ्यूचर, पार्टीशन करनी है नहीं करनी है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से भाई मुद्दा ये थोड़ी है कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनानी है, मुद्दा ये है कि पार्टीशन करनी है कि नहीं करनी है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। जब तक आप वो मुद्दा सॉल्व नहीं करते, इंटरिम गवर्नमेंट तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो पैक्ट हुआ था, देसाई लियाकत पैक्ट हुआ था, इसे रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने भी फॉर्मली इस चीज़ को कभी इंडोर्स नहीं किया। ये तो महात्मा गांधी ने अपनी गुडविल के तौर पे बुला भाई देसाई को बोला था कि तू जाके उससे डिस्कशंस कर ले। एज सच कांग्रेस ने भी कभी इस पैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, मुस्लिम लीग ने भी कभी इस पैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। द प्रपोजल्स वर नॉट फॉर्मली एंडोर्स्ड ईदर बाय द कांग्रेस और द लीग। अब लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस द अर्लीस्ट, या अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेवल प्लान, CR फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, कैबिनेट मिशन प्लान, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे बाद में क्या हुआ था, सीक्वेंस क्या है। तो आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए, पहले CR फॉर्मूला आया, फिर गांधी जी ना टॉक्स हुई हैं, वो फेल हो गया तो देसाई लियाकत पैक्ट हुआ है। एज सच इसकी कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जो अगली बड़ी चीज़ है दैट इज दी वेवल प्लान। वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ये कहते हैं कि क्योंकि तुमने बहुत टक्करे मार के देख लिए हैं, तुमने बहुत कोशिश करके देख लिया, तुम किसी कॉमन सोल्यूशन पे पहुंच नहीं पा रहे हो, तो अब मैं अपना एक प्लान प्रपोज करता हूँ, शायद ये वाला प्लान आप लोगों को पसंद आ जाए। तो इनका प्लान क्या था? टिल अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड। सबसे पहला तो यही है इंटरिम गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में कि जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा सो बनेगा, वही जिन्ना को जिस चीज़ से प्रॉब्लम थी। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नर जनरल एडवाइज्ड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसे हम कंप्लीटली इंडियनाइज कर देते हैं विद 2 एक्सेप्शंस। एक तो गवर्नर जनरल खुद, एक कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। बाकी जितने भी मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं 14 मेंबर्स से, उन सबको हम लाइक इंडियन मेंबर्स इंडक्ट कर लेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब ये इंडियन मेंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे? बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड कास्ट हिंदूज। यहाँ ये डेडलॉक ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जिन्हा क्या डिमांड कर रहे होते हैं? पैरिटी, इक्वलिटी विद कांग्रेस, कि हमें एज इक्वल नेशन ट्रीट किया जाए, हमें एज इक्वल टू कांग्रेस ट्रीट किया जाए। मुस्लिम्स उस टाइम पे भी मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूटेड जस्ट 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन उस टाइम की। लेकिन जिन्हा ने क्या बोला कि भाई डोंट गो विद द नंबर्स। भूटान एक छोटा सा कंट्री है, चाइना एक इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन नेशंस के बीच में सॉवरेन इक्वलिटी होती है। जैसे भूटान का एग्जीक्यूटिव वैसे ही चाइना का एग्जीक्यूटिव,
उन दोनों को एज इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे कोई पावरफुल हो चाहे कोई कम पावरफुल हो। तो जिन्हा की डिमांड थी पैरिटी, कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस के इक्वल ट्रीट किया जाए, मुस्लिम्स को हिंदूज के इक्वल ट्रीट किया जाए, नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। यहाँ पे वेवल इस डिमांड को मान लेते हैं। वो कहते हैं कि एक तो इंडियनाइजेशन कर दी जाएगी। इंडियनाइज्ड काउंसिल में जो 14 मेंबर्स हैं, 6 कास्ट हिंदूज होंगे एंड 6 मुस्लिम्स होंगे, एक डिप्रेस्ड क्लासेस के होंगे और एक सिखों के होंगे। तो इस तरह से उन्होंने प्रपोज किया कि 6 पीपल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, 6 पीपल फ्रॉम द कास्ट हिंदू कम्युनिटी, अपर जो कास्ट हैं, एक बंदा फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लासेस, एक बंदा फ्रॉम द सिख कम्युनिटी। इस तरह से 14 बंदे फिल कर दिए जाएंगे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एसेंशली मुस्लिम लीग की डिमांड मान ली गई है। आपके हिसाब से मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन अभी अगेन डिटेल्स में प्रॉब्लम है एंड एटीट्यूड्स में भी प्रॉब्लम है। आगे पहले प्रपोजल देख लेते हैं कि वेवल और क्या कहते हैं। वेवल कहते हैं कि गवर्नर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है। असेंबली ने कोई लॉ पास किया, गवर्नर जनरल ने वीटो कर दी। गवर्नर जनरल इन दी वेवल्स प्लान, गवर्नर जनरल अंग्रेज है या इंडियन है? अंग्रेज है। तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है कि नहीं है? है, अकॉर्डिंग टू द वेवल्स प्लान। लेकिन ये इंडियंस को अश्योर करते हैं कि भाई गवर्नर जनरल बेफालतू में तुम्हारे एक्ट्स को, तुम्हारे लॉज को वीटो नहीं करता फिरेगा। इट विल नॉट बी यूज्ड अननेसेसरीली। फिर इवन एक्सटर्नल, हमने जब बोल ही दिया कि कमांडर इन चीफ एंड गवर्नर जनरल को छोड़ के हम सब कुछ इंडियनाइज कर देंगे। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स का भी पोर्टफोलियो है जो कि गवर्नर जनरल ने अपने पास रखा हुआ था 35 के एक्ट के तहत, वो भी हम किसी इंडियन मेंबर को दे देंगे, उन 14 में से ही किसी एक को दे देंगे। हुआ गया इसका। इसके बेसिस पे लॉर्ड वेवल प्रपोज करते हैं कि आ जाओ, ठंडा ठंडा कूल एटमॉस्फेयर बनाते हैं, शिमला में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। थोड़ा सा तुम दिल्ली में मीटिंग करते हो, माहौल सा वहाँ पे गर्म रहता है, तुम शिमला आके मीटिंग करो ऑन द बेसिस ऑफ माय प्लान, ऑन द बेसिस ऑफ वेवल प्लान। तो 21 इंडियन लीडर्स इनवाइट किए जाते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के। कांग्रेस की तरफ से काफ़ी लीडर्स जाते हैं, जिनमें से कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इवेंचुअली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं। इस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज दी कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब ये भी एक कांग्रेस की तरफ से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। जिन्ना कह रहे थे कि मुस्लिम लीग के पास ही अथॉरिटी है मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने की। मुस्लिम्स, भारत का मुसलमान क्या सोचता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चाहता है, क्या उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, ये सिर्फ मुस्लिम लीग को पता है। जो मुस्लिम लीग बोलेगी, सरकार मान ले, ब्रिटिश सरकार मान ले कि भारत का मुसलमान भी वही चाहता है। कांग्रेस इस चीज़ को काउंटर कर रही थी। कांग्रेस कहती कि हम तो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। देखो हमारा प्रेसिडेंट कौन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक मुसलमान तो हमारा प्रेसिडेंट है। तो ये मुस्लिम लीग कैसे कह सकती है कि मुस्लिम लीग भारत के सारे मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है? अगर इनकी बात इतनी ही सच होती कि भारत के मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो क्या हमारे प्रेसिडेंट एक मुस्लिम लीडर होते? ये सबूत है इस बात का कि भारत में कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो मुस्लिम लीग की सोच के साथ अग्री नहीं करते हैं, जो कांग्रेस के आइडिया के साथ अग्री करते हैं। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे आप याद रखो, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड मोहम्मद अली जिन्ना लीग की तरफ से आते हैं, और भी काफ़ी सारे लीडर्स आते हैं। अब as far as eventual self rule is concerned, as far as the British packing their bags is concerned and going back to England is concerned, यहाँ पे ये जो 21 लीडर्स होते हैं ये पोटेंशियल अग्रीमेंट को रीच करते हैं रिगार्डिंग सेल्फ रूल, कि इंडिया को किस तरह से गवर्न किया जाएगा। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स, रिड्यूस्ड मेजोरिटी पास फॉर बोथ कम्युनिटीज इन देयर मेजोरिटी रीजन्स। क्या बात बनी कि इंडिया, अब ये चीज़ तो एक फैक्ट ही थी कि इंडिया में कुछ रीजन्स ऐसे एग्जिस्ट करते थे जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी थी, कुछ रीजन्स ऐसे एग्जिस्ट करते थे जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी थी।
लेकिन क्लिनिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं थी। यहाँ कुछ हिंदूज रहते हैं, यहाँ कुछ मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड सरकार बनेगी, यहाँ पर हिंदू डोमिनेटेड सरकार बनेगी। लेकिन हिंदू डोमिनेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम्स को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाएगा। मुस्लिम डोमिनेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो हिंदूज रह रहे हैं उनको बिल्कुल कुचल के रख दिया जाएगा। यहाँ पर सेफ गार्ड्स, माइनॉरिटी सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि यहाँ जो सरकार बनेगी मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास थोड़ी सी कम पावर होगी। यहाँ जो सरकार बनेगी मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास थोड़ी सी कम पावर होगी। रिड्यूस्ड मेजॉरिटी पास फॉर बोथ कम्युनिटीज इन देयर मेजॉरिटी रीजन्स। लाइक किस तरह प्रैक्टिकली ये चीज़ किस तरह से करनी थी। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि लेजिस्लेचर में आपने पॉलिटी पढ़ी है, सिंपल मेजॉरिटी का कंसेप्ट पढ़ा है कि कोई प्रपोजल आया, प्रपोजल कब पास माना जाता है, जब मोर देन 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग उस चीज़ को एंडोर्स करते हैं। भाई हाँ जी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन फेवर ऑफ द प्रोविजन, इसलिए प्रोविजन को पास कर दिया जाए। यही प्रोसीजर होता है सिंपल मेजॉरिटी का। यहाँ ये रिड्यूस्ड मेजॉरिटी, अगर मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है तो 50% ऑफ द लोग तो एग्री कर जाएंगे, तो हर प्रपोजल पास कर दिया जाएगा। माइनॉरिटीज़ का क्या? तो यहाँ पर क्या सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये कहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के केस में, अगर किसी पर्टिकुलर लॉ के केस में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स कहते हैं कि जी हम तो इस चीज़ के हक में ही नहीं है, हम तो लुट जाएंगे अगर ये चीज़ आ गई, नन ऑफ अस आर फेवरिंग दिस प्रोविजन, तो फिर वो जो प्रोविजन है सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा, वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस किया शिमला कॉन्फ्रेंस ने वेवल प्लान में। क्लियर है भाई कि अगर किसी कम्युनिटी के लोगों को लगता है, मान लो हिंदूज को लगता है यहाँ पर कि अगर ये एक्ट पास हो गया हमारी तो लाइक प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, हम तो लाइक लुट ही जाएंगे, हम नहीं चाहते कि ये लॉ पास हो। अगर सारे हिंदूज मना कर दें कि ये लॉ नहीं पास हो सकता, फिर वो लॉ सिंपल मेजॉरिटी ने से नहीं पास होगा, वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। दिस वॉज द सेफ गार्ड दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छी बात थी ये भी, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ गई, वही कि हु शुड बी कंसिडर्ड एज अ मुस्लिम कैंडिडेट। वापस आते हैं हमारी उसी डिस्कशन के ऊपर। 14 मेंबर की एग्जेक्टिव काउंसिल थी, 6 उसमें से मुस्लिम्स थे एंड 6 उसमें से कास्ट हिंदूज थे, अपर क्लास हिंदूज थे। वेवल प्लान ने बोला मुस्लिम्स एंड हिंदूज, वेवल प्लान ने ये नहीं बोला मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। 6 मुस्लिम मेंबर्स कौन नॉमिनेट करेगा? मुस्लिम लीग कहती कि हम क्योंकि सारे मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे के सारे 6 मेंबर्स कौन रिप्रेजेंट करेगा? मुस्लिम लीग। कांग्रेस अब इस बात पे क्या ऑब्जेक्शन रेज करेगी? भाई तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, हमारा प्रेसिडेंट कौन है? एक मुस्लिम है, तो हम भी तो कुछ मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन 6 में से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम चाहते हैं कि इन 6 में से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी वन ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स हों। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुस्लिम लीग कहती प्रॉब्लम है। हमारा तो स्टैंड है ये कि नो नॉन लीग मुस्लिम should be represented to the executive council because only Muslim League has the right to represent Muslims of India। कि सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ही राइट है कि वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कांग्रेस के पास कोई राइट नहीं है कि मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट कर दे। कांग्रेस हैड नो राइट टू नॉमिनेट एनी मुस्लिम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब आप सोच सकते हो, अब आप खुद समझदार हो कि कितना को ये पॉइंट जायज़ था, कितना को ये पॉइंट जायज़ नहीं था इन दी प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। जिना अब ये चीज़ तो इन्होंने कंसीड ही कर दी थी। इन केस डिवीजन ऑफ वोट्स एंड ऑब्जेक्शन बाय द मुस्लिम मेंबर्स, वोट इज क्लियर्ड ओनली बाय द 2/3 मेजॉरिटी। वेवल कहता है अगर मुस्लिम मेजॉरिटी, अगर हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ के लिए ये बात ट्रू है तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के लिए भी ये बात ट्रू है। अगर कोई कम्युनिटी के मेंबर्स ऑब्जेक्ट करते हैं, डिवाइडेड वोट्स होती हैं, तो द डिसीजन वुड बी क्लियर्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी।
और वही 614 ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्योंकि ये चीज़ जो जिन्हा बात बोल रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ही अथॉरिटी होगी कि वो मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, दिस थिंग वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस लीडर्स, कि हम भी अपनी तरफ से कोई मुस्लिम मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। जिन्ना ने बात मानी नहीं, दैट लेड टू फेलियर ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस। ऊपर से कांग्रेस को ये बात भी अच्छी नहीं लग रही थी कि मुस्लिम्स तो सिर्फ 25% है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो किस खुशी में इन्हें 6 मेंबर्स दे दिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो ये बात कांग्रेस को भी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने भी प्रेस अपॉन नहीं किया, तो दैट लेड टू फेलियर ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट, अब कैबिनेट मिशन अपॉइंट किया जाता है। इसकी बैकग्राउंड क्या है कि 1945 में जब वॉर ख़त्म हुई, इंग्लैंड में इलेक्शंस होनी थी, वो वर्ल्ड वॉर के चक्कर में पोस्टपोन हो गई थी। तो इंग्लैंड में जब इलेक्शंस हुई तो एक लेबर गवर्नमेंट केम इनटू पावर इन इंग्लैंड, जिसके क्लेमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर। अब क्योंकि लेबर पार्टी वाज इन फेवर ऑफ, लाइक इट वाज फेवरेबली इंक्लाइंड टुवर्ड्स गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। चर्चिल तो बिल्कुल भी इस बात के फेवर में नहीं थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाए। मैंने आपको वो इंसिडेंट बताया ना कि यूएस से प्रेशर बना रहा था ब्रिटेन के ऊपर कि भाई इंडिया को कुछ रिफॉर्म्स दिए जाएं, इंडिया को कुछ लाइक इंडियन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट की जाए या सेल्फ रूल ग्रांट किया जाए, कुछ कंसेशंस दिए जाएं इंडियंस को। यूएस से प्रेशर बनाना था ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। चर्चिल को इस मजबूरी के चक्कर में, यूएसए के प्रेशर के चक्कर में पहले क्रिप्स मिशन भेजना पड़ा, फिर वेवल को बोलना पड़ा कि भाई तू कुछ अपना प्लान इंट्रोड्यूस कर, कुछ हमें कंसेशंस देने पड़ेंगे। लेकिन चर्चिल दिल से कभी भी इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहता था। चर्चिल की फेमस स्टेटमेंट है, आई हैव नॉट बिकम हिज मैजेस्टीज फर्स्ट मिनिस्टर टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ एम्पायर, कि मैं ब्रिटिश एम्परर का, ब्रिटिश किंग का प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बना हूं कि मैं एम्पायर की जो डिसइंटीग्रेशन है उसको प्रिजाइड कर सकूं। आई हैव नॉट बिकम हिज मैजेस्टीज फर्स्ट मिनिस्टर टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ एम्पायर। तो चर्चिल कभी भी इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट करने के हक में नहीं था। क्रिप्स को उसने समझा के भेजा था कि भाई तू बस टोकन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दियो, टोकन रिफॉर्म्स प्रपोज कर दियो, असली में हमने इंडिपेंडेंस नहीं देनी है। वेवल को उसने समझा के भेजा था कि भाई तू देख लियो, ट्रांसफर ऑफ पावर करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, बस इनको आपस में लड़ू दे। तो चर्चिल वॉज नेवर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। टोकन स्टेप्स जरूर लिए हैं उन्होंने, जैसे 1943 का, मतलब चर्चिल वॉज फुल ऑफ कंटेम्प्ट फॉर इंडियंस। 1943 में बंगाल में भयंकर फेमीन आया, मिलियंस एंड मिलियंस में लोगों की डेथ हुई। चर्चिल वॉज लीस्ट बॉदर्ड। बंगाल का जितना भी फूड था, जितना भी राइस था, सारा एक्सपोर्ट कर दिया गया ब्रिटिश आर्मीज को फीड करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। बंगाल में लोग भूखे मर रहे थे, लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, लेकिन बंगाल का सारा राइस एक्सपोर्ट कर दिया गया, मरने दो इनको। दैट वॉज द एटीट्यूड ऑफ चर्चिल। लेकिन आफ्टर द वॉर लेबर पार्टी कम्स इनटू पावर। लेबर पार्टी वॉज आइडियोलॉजिकली मोर इंक्लाइंड। इनको था कि हाँ भाई इंडिया का एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए, इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट की जाए। तो क्लेमेंट एटली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये कंक्रीट स्टेप्स उठाते हैं इंडियन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पैथिक लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इनको भेजा जाता है इंडिया में आगे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। पहले तो ये सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में इलेक्शंस हुए थे, बिल्कुल हुए थे। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी 8 प्रोविंसेस में, बिल्कुल बनी थी। 3 प्रोविंसेस में कुछ और अलग अलग सरकारें बन गई थी, बिल्कुल बनी थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 1939 में रिज़ाइन कर दिया था, तो वहाँ पर गवर्नर्स ने एमरजेंसी पास अज्यूम कर ली थी। बाकी प्रोविंसेस में सरकारें अभी भी कंटिन्यू कर रही थी। तो जैसे सिंध है, पंजाब है, बंगाल है, 1937 में जो सरकार बनी वो अब तक कंटिन्यू कर रही थी।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या बोला था कि सरकार कितने टाइम तक कंटिन्यू करेगी, 5 साल तक। तो कायदे से तो 37 के बाद 1942 में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन 1942 में इलेक्शंस ना हो पाए। कारण अब सबको पता ही है कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। अब वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं। तो इन एनी केस इलेक्शंस होने वाले थे इंडिया में, होने ही थे इंडिया में। तो एटलीस्ट सबसे पहले तो अनाउंस करते हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस होने थे लेकिन वॉर की वजह से ना हो पाए, वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं। In August 1945, elections to the central and provincial assemblies were announced. फिर एटली एक और चीज़ अनाउंस करते हैं सितंबर 1945 में कि इंडिया को इवेंचुअली इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी जाएगी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ग्रांट कर दिया जाएगा कि इंडियंस अगर चाहेंगे तो वो अपनी डेस्टिनी खुद चूज़ कर सकते हैं। इंडियंस अगर चाहेंगे तो उन्हें हम इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे। This was considered, explicitly considered by British Prime Minister Clement Attlee, and India can have its own constitution. अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद से फ्रेम कर लें। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटेन इंडिया के लिए फ्रेम करके दिया है, वो हमारी पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए फ्रेम करके दिया है। मैं आज घोषणा करता हूँ कि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम कर ले, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ले एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम कर ले। तो इंडिपेंडेंस का राइट भी उन्होंने ग्रांट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट भी इन्होंने ग्रांट कर दिया। एंड किस तरह से ये किया जाएगा, कह रहे इसकी डिटेल्स को वर्कआउट करने के लिए एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा जाएगा, कुछ कैबिनेट मंत्रियों को इंडिया भेजा जाएगा। अब यहाँ पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही आते हैं, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्योंकि इनको पुराना तजुर्बा था, एंड A.V. अलेक्जेंडर। 3 कैबिनेट मंत्रियों को इंडिया भेजा जाता है सो दैट दे कैन हैव टॉक्स विद इंडियन लीडर्स। कैबिनेट मिशन अब क्या कहता है, व्हाट वाज कैबिनेट मिशंस सॉल्यूशन टू द इंडियन प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हम एक यूनियन ऑफ इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया प्रपोज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग जो पार्टीशन की बातें कर रही है, हम इसे करते हैं रिजेक्ट। कोई पार्टीशन नहीं हो रही, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इस यूनियन ऑफ इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंसेस भी होंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस भी होंगे एंड प्रिंसली स्टेट्स भी होंगी। पहला पॉइंट, कांग्रेस खुश है इस पॉइंट से। कांग्रेस की बेसिक डिमांड इसने कंसीड कर दी कि एक यूनाइटेड इंडिया होगा, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स भी इसका पार्ट होंगी। ये नहीं कि कल को हैदराबाद बोल दे कि हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है जी, ओके। दूसरा, अब मुस्लिम्स की भी मुस्लिम लीग की डिमांड को भी सेटिस्फाई करना है, उसे किस तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश की गई कि यूनियन गवर्नमेंट तो होगी, एक यूनियन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे सेंट्रल लेवल पे एक यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 चीज़ें होंगी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। रेलवेज को कंट्रोल करना है, टेलीग्राफ को कंट्रोल करना है, पोस्टल सिस्टम को कंट्रोल करना है, आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करना है, या फॉरेन रिलेशंस को कंट्रोल करना है। इन 3 चीज़ों का कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बाकी जितनी भी पार्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या चाहे वो लिखित में अवेलेबल हैं चाहे वो लिखित में अवेलेबल नहीं हैं, जो सब्जेक्ट्स लिखित में अवेलेबल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। इन 3 के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे लिखित चाहे अनलिखित, वो प्रोविंसेस के कंट्रोल में है। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कंट्रोल करेंगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स कंट्रोल करेंगे। रेजिडुअरी पास किसके पास होंगी, रेजिडुअरी पास किसके पास होंगी, प्रोविंसेस के पास होंगी। नो, दिस वाज अ डिपार्चर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने क्या बोला था, रेजिडुअरी पास किसके पास हैं, गवर्नर जनरल के पास। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान वाले कि रेजिडुअरी पास प्रोविंसेस के पास होंगी। अब ये मुस्लिम लीग को अकोमोडेट करने की कोशिश है कि तुम टेंशन ना लो यार, एक कॉमन सेंटर अगर बन भी गया
तो उनके पास पावर ही क्या है, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स। बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोविंशियल लेवल से कंट्रोल की जाएगी। यहां तक ठीक था। आगे वाली जो इनकी ये प्रोविजन थी, ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन थी, ग्रुपिंग क्लॉज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज किया कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमने बता ही दी है, एक है सेंटर, एक हमने बोल दिया प्रोविंस। सारी की सारी पास, मेजॉरिटी ऑफ दी पास किसके पास हैं, प्रोविंसेस के पास हैं। सेंटर के पास क्या है, सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड फॉरेन रिलेशंस। जिन्हा की डिमांड थी कि एक पाकिस्तान क्रिएट कर दिया जाए, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन एरियाज़ को क्लब करके एक पाकिस्तान क्रिएट कर दिया जाए। एंड यही नहीं, वहाँ बंगाल एंड असम वाले एरिया, बंगाल वाले रीजन को भी क्लब करके एक सेपरेट पाकिस्तान क्रिएट कर दिया जाए। वे कहते हैं कि हम कंट्री तो कोई नहीं बना रहे, पाकिस्तान भूल जाओ, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। बात होगी ख़त्म, कोई पार्टीशन नहीं हो रही। लेकिन तुम हमें ये बताओ, हम समझते हैं कि तुम पाकिस्तान क्यों डिमांड कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम इंडिया में रहोगे तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर तुम इंडिया में रहोगे तो मुस्लिम्स के पास कोई पावर नहीं होगी, हिंदूज़ के तुम कंट्रोल में रहोगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं कि हम तो सारी की सारी पावर प्रोविंसेस को दे देते हैं। फिर तुम्हारी एक ये भी प्रॉब्लम है कि तुम्हें लगता है कि सारे मुस्लिम्स का इंटरेस्ट एक कॉमन पावर सेंटर कंट्रोल करे, कि एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करे जो सारे मुस्लिम एरियाज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करे। उसका भी हम सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं। तुम प्रोविंसेस के ग्रुप्स बना सकते हो, तुम प्रोविंसेस के ग्रुप्स बना सकते हो अपनी श्रद्धा से। हम प्रपोज कर देते हैं, अगर तुम देख लो तुम्हें उसमें लाइक कुछ चेंजेस करनी है या क्या करना है, प्रोविंसेस के बना दिए ग्रुप्स। सिंध प्रोविंस है, बलूचिस्तान प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस है, कश्मीर प्रोविंस है, मतलब प्रिंसली स्टेट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, बंगाल प्रोविंस है। तुम इन प्रोविंसेस को क्लब कर दो, एक यूनाइटेड बड़ा सा ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप की एक अपनी सरकार होगी, तुम अपनी मर्जी से बना सकते हो। तो जो तुम्हारी डिमांड थी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने तुम्हें दे दिया है, दैट प्रोविंसेस कैन फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स। ग्रुप लेवल पे एक सरकार एग्जिस्ट करेगी, एक सेंट्रल लेवल पे सरकार एग्जिस्ट करेगी, एक प्रोविंशियल लेवल पे सरकार एग्जिस्ट करेगी। मुस्लिम लीग कह रही थी नहीं जी, हमें तो पूरे मुस्लिम वाले इलाके के लिए एक अपनी सरकार चाहिए, तो तुम ग्रुप बना लो एंड ग्रुप की एक सरकार बना दो। इस सरकार के पास डिफेंस की पावर होगी नहीं, कम्युनिकेशंस की पावर होगी नहीं, फॉरेन अफेयर्स की पावर होगी नहीं। फिर इसके पास पावर क्या होगी, सारी पावर तो प्रोविंसेस के पास है। तुमने अभी ऊपर वाली लाइन में तो पढ़ा है, सारी पावर इनको छोड़ के प्रोविंसेस के पास है। तो फिर ग्रुप सरकार के पास क्या पावर होगी, यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। ये ग्रुप लिस्ट का क्या कंसेप्ट है, फिर ग्रुप सरकार काम क्या करेगी। कहते हैं कि ये तुम अपनी श्रद्धा से देख लो, हमने तो सारी की सारी पावर दे दिया प्रोविंसेस को। अगर प्रोविंसेस ने कोई ग्रुप बनाना है तो प्रोविंसेस ये भी डिसाइड कर लें खुद अपनी मर्जी से, जैसा वो चाहें, कि ग्रुप को क्या क्या पावर देनी है, ग्रुप सरकार को क्या क्या पावर देनी है। बात समझ आ रही है भाई, कि प्रोविंसेस ने क्या पावर ग्रुप को देनी है, ये प्रोविंसेस खुद डिसाइड कर लें, हम नहीं आपको डिसाइड करके दे रहे। हमने तो दो चीज़ें बोल दी हैं, एक सेंट्रल सरकार है, एक प्रोविंशियल सरकार है। प्रोविंशियल सरकार अपनी मर्जी से ग्रुप बना भी सकती है एंड अपनी मर्जी से ये भी डिसाइड कर सकती है कि हमारी कौन सी पावर ग्रुप सरकार एक्सरसाइज करेगी। मान लो लाइक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं समझने के लिए, कैबिनेट मिशन प्लान ने बोल दिया कि पुलिस पावर किसके पास है, प्रोविंसेस के पास। पुलिस को कौन रेगुलेट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को कौन रेगुलेट करेगा, प्रोविंस रेगुलेट करेगा। आज सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, पंजाब वाले, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले,
आपस में बैठते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि भाई पुलिस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हम अपनी अपनी नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप लेवल की सरकार को अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई पुलिस तुम मेंटेन करो। अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से अब खुद डिसाइड कर रहे हैं ये कि पुलिस की पावर है तो हमारे पास, सिंध वाला बोल रहा है कि पुलिस की पावर है तो मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रुप सरकार पुलिस को रेगुलेट करे, पुलिस को एडमिनिस्टर करे। तो अब ग्रुप के पास कौन सी पावर है? पुलिस पावर है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एग्रीकल्चर, कैबिनेट मिशन प्लान ने एग्रीकल्चर को मैनेज करने की अथॉरिटी किसे दी है? इसको या इसको? कैबिनेट मिशन प्लान ने इसको दी है। अब अगेन लेट अस से कि बलूचिस्तान वाले वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, एग्रीकल्चर करने की पावर किसके पास है? मेरे पास है। लेकिन हम एक काम करते हैं, एक ग्रुप सरकार बनाते हैं, उस ग्रुप सरकार को एग्रीकल्चर मैनेज करने की भी अथॉरिटी दे देते हैं। अब ग्रुप सरकार के पास आ गई हैं दो पावर्स, एक पुलिस पावर और एक एग्रीकल्चर पावर, एग्रीकल्चर को मैनेज करने की पावर। इस तरह से ग्रुप के पास कौन सी पावर होगी ये डिसाइड किया जाएगा प्रोविंशियल लेवल पे। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रपोज किया, अकोमोडेटिंग दी डिमांड्स, अकोमोडेटिंग दी नीड्स, अकोमोडेटिंग दी इनसिक्योरिटीज ऑफ मुस्लिम लीग। कि जो तुम प्रैक्टिकली बात बोल रहे हो, जो प्रैक्टिकली तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसका हमने तुम्हें सोल्यूशन दे दिया एंड इंडिया को पार्टीशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया प्रिजर्व रहेगी। तो दैट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान इनिशियली। अब इसका हुआ क्या? आगे की स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका हुआ क्या? I hope the provisions of cabinet mission plan are clear. Otherwise रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना कि एक यूनियन होगी, एक रेजिडोरी पार्ट टू प्रोविंसेस होंगी एंड ऑप्शनल एंड एक ग्रुपिंग क्लॉज था कि प्रोविंसेस ग्रुप्स बना सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे कैबिनेट मिशन प्लान के। अब इनिशियली कांग्रेस भी कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ यार यूनाइटेड इंडिया, उन्हें लगा कि यार हाँ लाइक हमारी बेसिक जो डिमांड थी कि ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के भी चले जाएंगे, एक नेशनल सरकार बन जाएगी, एक प्रोविंशियल सरकार बन जाएगी, ठीक है। 3 ग्रुप्स उन्होंने प्रपोज किए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में वो जो वेस्टर्न पाकिस्तान वाली स्टेट्स हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाली जो स्टेट्स हैं, ये ग्रुप ए में थी। दूसरे ग्रुप में थी बंगाल एंड असम, उधर वाली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स। ग्रुप सी में थी, मतलब तीसरे ग्रुप में थी सारी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो 3 ग्रुप्स में उन्होंने बना दिया। लेकिन एक जगह पे क्लैरिटी नहीं थी, वो थी कि क्या ये ग्रुपिंग कंपलसरी है या ऑप्शनल है। कांग्रेस के हिसाब से मैं यहीं पे डिफरेंसेस जनरेट हो गए बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इनिशियली कांग्रेस भी प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है, मुस्लिम लीग भी प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ जी ठीक है, हमें मंजूर है। डिफरेंसेस आते हैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर। कांग्रेस ये सोचती है कि भाई ये जो ग्रुपिंग है ये ऑप्शनल है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या बोला है, थोड़ा सा लाइक हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि लाइक पार्टीशन अल्टीमेटली हम पार्टीशन तक पहुँचे कैसे। लाइक हमारे साइकी में बहुत रहता है कि यार पार्टीशन देश के टुकड़े हो गए, लाइक व्हाट एग्जैक्टली लेड टू पार्टीशन। अकॉर्डिंग अब कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, कैबिनेट मिशन प्लान आया, 3 पावर्स उसने सेंट्रल सरकार को दी, मंजूर है। बाकी की सारी पावर्स उसने प्रोविंशियल सरकार को दी, मंजूर है। प्रोविंशियल सरकार अगर चाहे तो ग्रुप्स बना सकती है, मंजूर है। प्रोविंशियल सरकार जिस पावर को डेलीगेट करेगी ग्रुप लेवल पे, वो पावर ग्रुप लेवल पे चली जाएगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली, प्रोविंसेस ने बोला हमारी एग्जांपल में कि भाई पुलिस की पावर तो हम ग्रुप को देंगे, तो वो पावर ग्रुप के पास चलेगी। प्रोविंसेस ने बोला कि हम एग्रीकल्चर की पावर ग्रुप को देंगे, वो ग्रुप के पास चली गई। प्रोविंसेस ने बोला भाई म्यूनिसिपैलिटीज़ तो हम खुद कंट्रोल करेंगे, वो उनके पास रह गई। सिंध की अपनी, बलूचिस्तान की अपनी, पंजाब की अपनी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की अपनी, ठीक है।
अब यहाँ ये भी था, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, कि अगर कोई प्रोविंस बोल देगा, टेक्निकली स्पीकिंग कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि पावर किसके पास है, प्रोविंसेस के पास, ग्रुप के पास कोई पावर नहीं है अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान। टेक्निकली स्पीकिंग पावर किसके पास है, प्रोविंसेस के पास है। अगर प्रोविंस बोल दे कि हमने तो जी ग्रुप का पार्ट ही नहीं बनना, हमने तो अपना इंडिपेंडेंट रहना है, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला है कि आप अपना सारी पावर प्रोविंस के पास है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी ये, NWFP मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, पेशावर वाला इलाका। लेकिन यहाँ पर एक बंदे का नाम आप याद रखोगे, खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। गांधी जी को ये गांधी जी के आइडियाज़ को ये मानते थे। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफर खान, इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो वॉलंटियर्स थे, इन्हें हम रेड शर्ट्स बोलते हैं, रेड शर्ट्स ऑफ फ्रंटियर गांधी। ये लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक्टिव थे। ही वॉज एन एक्टिव पॉलिटिशियन इन दिस रीजन एंड ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट मुस्लिम लीग वॉज सेइंग, ही वॉज इन फेवर ऑफ व्हाट कांग्रेस वॉज सेइंग। ठीक है, अब कांग्रेस के हिसाब से डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स को छोड़ दो, बाकी की सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास हैं। इसी तरह बाकी की सारी पावर्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पास भी हैं अपने इलाके में। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अगर ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, कि हमने नहीं किसी ग्रुप का हिस्सा बनना, हमने तो जो मेन स्ट्रीम इंडिया है, जो ग्रुप सी वाली स्टेट्स हैं, उसका हिस्सा बनना है, तो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान तो आप कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। ये कांग्रेस की इंटरप्रिटेशन थी। मुस्लिम लीग की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि नहीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्योंकि उस इलाके में आता है जहां ब्रिटिश ने नॉमिनली सा कहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है एंड ग्रुप ए स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी, ऐसा मुस्लिम लीग सोचती थी। तो देयर वॉज डिफरेंस ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुपिंग क्लॉजेस। कांग्रेस कहती थी कि ग्रुपिंग ऑप्शनल है, मुस्लिम लीग कहती थी कि ग्रुपिंग कंपलसरी है। अब ये चीज़ सामने कैसे आई, जुलाई के महीने में दोनों पार्टीज के लीडर्स ने कुछ स्पीचेस दी। जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाए कि आपने क्या कैबिनेट मिशन प्लान इन टोटलिटी एक्सेप्ट कर लिया है, इंक्लूडिंग द कंपलसरी ग्रुपिंग क्लॉज। जवाहरलाल नेहरू मना कर देते हैं पब्लिक स्पीच में कि कांग्रेस ने सिर्फ, अब ये जवाहरलाल नेहरू की 10 जुलाई की स्पीच है, डेट्स आर इंपॉर्टेंट, 10 जुलाई 1946, डेट्स मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट की पेपर में आने वाली हैं। 10 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू स्पीच में बोलते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ इस आइडिया को एक्सेप्ट किया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली जाए जो भारत के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, एक इंटरिम सरकार बना ली जाए, जब तक ब्रिटिश इंडिया से नहीं जाते हैं वो सरकार भारत को गवर्न करेगी। जो कैबिनेट मिशन के बेसिक प्रपोजल्स हैं, एक यूनाइटेड इंडिया होगा, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। कंपलसरी ग्रुपिंग को हमने कोई एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चाहता है तो वो अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मेंटेन कर सकता है एज अ प्रोविंस, तो हमने कंपलसरी ग्रुपिंग एक्सेप्ट नहीं की है, ये पब्लिकली जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। अब इन रिस्पॉन्स टू दैट, अब मुस्लिम लीग को लगता है कि यार ये क्या बात होगी कि हमारे हिसाब से तो ग्रुपिंग कंपलसरी है, तो कांग्रेस ऐसे कैसे बोल सकती है कि उन्होंने आधा कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया, आधा नहीं किया। तो 29 जुलाई को मुस्लिम लीग की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की जाती है कि मुस्लिम लीग रिजेक्ट्स दी प्लान। मुस्लिम लीग रिजेक्ट करती है कैबिनेट मिशन प्लान को, हमें चाहिए ही नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान, हमें पार्टीशन ही चाहिए। हम तो पागल थे कि हमने यूनाइटेड इंडिया का कंसेप्ट, यूनाइटेड इंडिया का प्लान एक्सेप्ट कर लिया, हमें कैबिनेट मिशन प्लान नहीं चाहिए, हमें यूनाइटेड इंडिया नहीं चाहिए, हमें तो पार्टीशन चाहिए। दिस वॉज द लीग्स स्टांस ऑन 29th of July एंड जिन्ना इस टाइम पे, जिन्ना को एक बात समझ आ गई थी, अगर कोई बात मनानी है
तो नेगोशिएटिंग टेबल पे अब बात नहीं मनाई जाएगी। अब सड़कों पे उतर के, स्ट्रीट्स में उतर के ये बात मनाई जाएगी। तो 16 अगस्त was declared as a direct action day by मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने बोला कि भाई अब बता ही दिया जाए, ब्रिटिश को दिखाई दिया जाए, कांग्रेस को दिखाई दिया जाए कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कितने परेशान हैं इस सिस्टम से। ये मुस्लिम को एक्सटॉर्ट करते हैं कि अब डायरेक्ट एक्शन करो, सड़कों पे उतर आओ, दंगा फसाद कर लो, वर्किंग ऑफ दी गवर्नमेंट को आप स्टॉल कर दो, सरकार कोई काम ही ना कर पाए। तो आता है, काफ़ी दंगे फसाद होते हैं, वायलेंट एटमॉस्फेयर बन जाता है, रॉयट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम्स में डिफरेंसेस जनरेट होते हैं, तो ये सब चल रहा होता है। इन दी मीनवाइल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश इंडियन सरकार क्या करती है, वो इलेक्शंस करवा देती है। तो जुलाई में ही इलेक्शंस होते हैं। इसी दौरान जब ये सारा कंट्रोवर्सी चल रही थी बिटवीन कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो ड्यूरिंग दिस वाइल जुलाई में ही इलेक्शंस होते हैं। एक सेकेंड वापस आते हैं, ब्रेकडाउन प्लान पे आएंगे बाद में। इलेक्शंस ऑफ 1946, इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं इन दी मंथ ऑफ जुलाई 1946। इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आता है? ये जो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे बोल दिया, ये ऐसे हवा में नहीं बोल दिया। इलेक्शंस के रिजल्ट से जिन्ना खुद सरप्राइज हो गए कि अच्छा यार मेरी इतनी सपोर्ट है लोगों में, अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्या थे इलेक्शंस के रिजल्ट? इन इलेक्शंस के रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा 1937 के इलेक्शंस के रिजल्ट को अपने दिमाग में रिवाइज करो। क्या हुआ था 1937 इलेक्शंस में? कि मुस्लिम लीग मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में भी जीत नहीं पाई थी। कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई थी, मुस्लिम लीग ने सिर्फ 1 प्रोविंस में अपनी सरकार बनाई थी, वो भी गठबंधन सरकार, वो भी अपने दम पे नहीं बनाई, वो भी गवर्नर ने सिफारिश लगा के बनवा दी। तो मुस्लिम्स के बीच में भी मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी नहीं थी 1937 इलेक्शंस में। अब ऑल दैट वाइल 2 नेशन थ्योरी आ गई, पाकिस्तान की डिमांड आ गई, पैरिटी की डिमांड आ गई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड आ गई, पार्टीशन की डिमांड आ गई, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ है कि मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी कितनी है। जिन्हा ये क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग के पास अथॉरिटी है, सिर्फ मुस्लिम लीग के पास मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन अभी ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिर्फ बोलने वाली बात है, इसको टेस्ट नहीं किया गया। टेस्ट किया जाएगा इलेक्शंस में। इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में एंड ओवर हियर आर द रिजल्ट्स। जनरल सीट्स की बात की जाए, 214 जनरल सीट्स में से 205 ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 90% मेजॉरिटी आई कांग्रेस के पास, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे। 78 मुस्लिम सीट्स थी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत। मुस्लिम सीट्स में 73 सीट्स, 78 में से 73, मोर देन 90% सिक्योर करती है मुस्लिम लीग। पोलराइजेशन वॉज कंप्लीट एंड इट वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ आइज, हमारी आंखों के सामने थी कि जनरल सीट्स में कांग्रेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता, मुस्लिम सीट्स में मुस्लिम लीग का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जिन्हा वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अच्छा यार, मतलब 1937 के कंपैरिजन में 1946 में इतना चेंज आ गया कि जहाँ जहाँ मेरे कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, मेरे कैंडिडेट्स ने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पार्टिसिपेट किया, वहाँ वहाँ मेरे कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। कांग्रेस ने भी तो खड़ा किया होगा अब्दुल कलाम आज़ाद को, शायद वो तो जीते नहीं। अब मैं ऐसे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन 78 सीट्स जो रिजर्व्ड थी मुस्लिम्स के लिए, उनमें से 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती। अब जिन्ना कहता आ जाओ, मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि सारे मुस्लिम्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं मुस्लिम्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। कांग्रेस ऐसे गप्पे सी मार रही थी कि हम भी सेकुलर पार्टी हैं, हम तो लाइक मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम इतने ही मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते होते तो यहाँ पर तुम सीटें ना जीतते। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आई रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, ऐसा जिन्हा ने बोला आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस। तो 29 जुलाई
जुलाई का महीना, इलेक्शंस एंड ऑल। तो 29 जुलाई को वो बोलते हैं कि अगर कांग्रेस को बात नहीं समझ आ रही है, अगर ब्रिटिश सरकार को बात नहीं समझ आ रही है, अगर ब्रिटिश इंडियन सरकार को, वाइसरॉय लॉर्ड वेवल को बात समझ नहीं आ रही है, तो हम सड़कों पे बात ये साबित कर सकते हैं। हमने इलेक्शंस में साबित कर दिया, हम अब सड़कों पे ये बात साबित करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे। तो 16 अगस्त वॉज डिक्लेयर्ड एज अ डायरेक्ट एक्शन डे बाय जिन्ना। इसकी एक और वजह भी है। इनिशियली क्या हुआ, जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए, कांग्रेस के पास, फाइनल रिजल्ट्स की हम बात करें, कांग्रेस के पास 205 सीटें हैं, मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें हैं। इलेक्शंस क्यों हुए थे? ताकि एक इंटरिम सरकार बनाई जाए, प्रोविंशियल लेवल पे भी एंड सेंट्रल लेवल पे भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने बोला था प्रोविंसेस को भी इग्नोर करो, सेंट्रल लेवल पे सरकार बननी थी। ये सेंट्रल लेवल के रिजल्ट हैं। कायदे से जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं उसको इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस को इनवाइट किया गया सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस कहती अभी यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, हम नहीं सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दी इंटरिम गवर्नमेंट। इनिशियली कांग्रेस ने बोला, ये तो निकल गई पिक्चर से। अब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर सकती है ब्रिटिश इंडियन सरकार, वाइसरॉय क्या कर सकता था? जो नेक्स्ट पार्टी है उसको इनवाइट कर लिया जाए। जैसे गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होती है ना कि जब कोई सरकार बनाने वाला नहीं है तो किसी और को इनवाइट कर देगी सरकार बनाने के लिए। कायदे से बनता तो ये था कि अब अगर कांग्रेस ने सरकार बनाने से मना कर दिया है तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है उसको इन्वाइट कर लिया जाए सरकार बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टी कौन है? मुस्लिम लीग। वेवल कहते हैं मैं नहीं करता इनवाइट, 73 तुम्हारी सीटें हैं, तुम कहते हो कि तुमने सरकार चलानी है, किस खुशी में? मैं इनवाइट ही नहीं करूँगा। या तो कांग्रेस सरकार बनाएगी या फिर मुस्लिम लीग को, तो मैं अकेली मुस्लिम लीग को तो मैं इनवाइट नहीं करूँगा। अब जिन्ना को फिर गुस्सा चढ़ता है कि यार तुम क्या मजाक बना रहे हो। फिर सड़कों पे ही उतर के हम साबित करते हैं कि हम सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे। That was the background to the direct action day and that was the background to the entire आगे वाली जो set of negotiations हुई हैं। अब जिन्ना was quite adamant कि हमें पार्टीशन ही चाहिए। जिस सिस्टम में वोट्स सिक्योर करने के बाद, मतलब सिंगल लार्जेस्ट विलिंग पार्टी होने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने तो मना ही कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, बचा कौन? लीग। सिंगल लार्जेस्ट विलिंग पार्टी होने के बावजूद हमें सरकार नहीं बनाई देने, मतलब हमें सरकार बनाने नहीं दी जा रही है। तो फिर इस सिस्टम में हमने रहना ही नहीं है, हमें पार्टीशन ही चाहिए, हमें पाकिस्तान ही चाहिए। ऑन दी अदर हैंड फिर कांग्रेस लीडर्स को परस्यू किया गया, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को परस्यू किया गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, सरकार में क्यों नहीं बैठ रहे हो? हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें कांग्रेस भी होगी, जिसमें मुस्लिम लीग्स भी होंगे, ताकि हम ब्रिटिश को बता सकें कि कॉमन प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, हमारी अच्छे से सरकार चल सकती है। तो इंटरिम सरकार तो बनाओ तुम लोग, तुमने इलेक्शंस भी जीते हो तुम लोग। तो इवेंचुअली इन द मंथ ऑफ सितंबर अब डायरेक्ट एक्शन हो चुका है। 16 अगस्त जा चुका है, दंगे फसाद हो चुके हैं, लोग आपस में लड़ मर चुके हैं, इतना खून बह चुका है। अब कांग्रेस डिसाइड करती है सितंबर में, ये सितंबर, जुलाई, 10 तारीख, 2 तारीख, ये समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनको रट्टा मार लेना है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। पेपर में नहीं आएगा कि 2 सितंबर आगे 4 सितंबर है। अब सितंबर में कांग्रेस डिसाइड करती है कि चलो जी सरकार तो बना ही लेते हैं। अब डिसाइड हुआ था एक इंटरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करेगी, मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करेगी। पहले ये डिसाइड हुआ था। सिर्फ मुस्लिम लीग की सरकार बनी नहीं क्योंकि वेवल ने हाथ खड़े कर दिए, मैं तो नहीं बनाऊंगा। जब कांग्रेस अग्री करती है कि चलो जी सरकार तो बना ही लेते हैं, देखते हैं, अब वाइसरॉय लॉर्ड वेवल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों को इनवाइट करते हैं कि अपने अपने बंदे नॉमिनेट कर दो। अब एक इंटरिम सरकार बनाई जाती है। मुस्लिम लीग की तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं, जिन्ना डिड नॉट पार्टिसिपेट, गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा नॉमिनेट किया जाता है मुस्लिम लीग की तरफ से, दैट वाज लियाकत अली खान, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। ही वॉज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस।
जवाहरलाल नेहरू वॉज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेन अफेयर्स भी उनके पास था एंड लाइक बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी प्रीमियर थे वो गवर्नमेंट के, काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर थे, दो देयर वाज नो पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ही वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लियाकत अली खान के पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो था। अब सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई काम करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पुलिस की फंक्शनिंग है, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, पुलिस को रेगुलेट करने के लिए पैसा चाहिए, सैलरीज देने के लिए पैसा चाहिए, वो कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने कोई स्टेप उठाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी। इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए पैसा चाहिए, कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी। अब हुआ क्या, जिन्होंने मुस्लिम लीग ने सरकार को इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पेश कर दिया जाए, इन्होंने सरकार में इसलिए पार्टिसिपेट किया ताकि ये ब्रिटिश सरकार को दिखा सकें कि भाई तुम इंडिया में कॉमन सेंटर की बातें करना छोड़ दो, यूनाइटेड इंडिया की बातें करना छोड़ दो। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो उसका हम तुम्हें टेस्ट दिखा देते हैं क्या होगा, किस तरह से ये कॉमन सरकार वर्क करेगी। कांग्रेस वाले कुछ प्रपोज करते थे, लियाकत अली खान प्रपोजल रिजेक्ट कर देता था। कांग्रेस प्रपोजेस, लियाकत डिस्पोजेस। कांग्रेस का कोई भी मिनिस्टर कोई प्रपोजल पेश करता था, लियाकत अली खान कहता था पैसे नहीं है। कांग्रेस की कोई भी मिनिस्ट्री प्रपोजल पेश करती थी, लियाकत अली खान कह देता था पैसे नहीं है। तो इंटरिम गवर्नमेंट काम कैसे करे? इंटरिम गवर्नमेंट काम कैसे करे? तो ब्रिटिश सरकार को ये समझाने की कोशिश थी मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर तुम यूनाइटेड इंडिया की बातें कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें पार्टीशन चाहिए। इट वॉज ट्रू इवन इन केस ऑफ द स्ट्रीट वायलेंस। इंटरिम सरकार, अब देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंटरिम सरकार के पास कंट्री को मैनेज करने की अथॉरिटी थी, कंट्री को एडमिनिस्टर करने की अथॉरिटी थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की अथॉरिटी थी। हो क्या रहा है? दंगे फसाद, सड़कों पे लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की अथॉरिटी किसकी है? इंटरिम गवर्नमेंट की। इंटरिम गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि डेडलॉक है। तो फिर लाइक जिन्ना वॉज ट्राइंग टू प्रूव हिज पॉइंट कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, अगर आप पार्टीशन नहीं करोगे, अगर आप कॉमन सेंटर का आइडिया रिजेक्ट नहीं करोगे तो ये होगा, ना तुम्हारी सरकार चलेगी ना सड़कों पे पीस होगा। तो इन दिस वे लाइक हम जो ट्रैजेक्टरी है यूनाइटेड इंडिया से पार्टीशन इंडिया की तरफ मूव कर रही है। तो दिस इज दी लाइक दी रियल बैकग्राउंड कि हम पार्टीशन की तरफ किस तरह से मूव किए, यूनाइटेड इंडिया से डिवाइडेड इंडिया की तरफ किस तरह से मूव किए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इट इज ऑल्सो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब एक सेकेंड वो वेवल का ब्रेकडाउन प्लान देख लेते हैं। हाँ जी, जब सड़कों पे हालत इतनी ख़राब है, स्ट्रीट्स में वॉयलेंस हो रही है, प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है एंड टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, सरकार अपना काम कर नहीं पा रही है, तो अब वाइसरॉय लॉर्ड वेवल अपना एक प्लान, एक और लाइक बैकअप प्लान पेश करते हैं जिसे ब्रेकडाउन प्लान भी बोला जाता है। ये कहते हैं कि अगर बात नहीं बन रही है यार, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग नहीं मान रहे हैं कि ये यूनाइटेड नहीं रह सकते, तो हमें लाइक ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट को किस तरह से प्रेजेंट कर लेते, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। ब्रिटिश शुड, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, ब्रिटिश शुड विड्रॉ टू दी 6 पाकिस्तान प्रोविंसेस एंड लीव द कांग्रेस टू डील विद रेस्ट ऑफ इंडिया। वेवल कहते हैं कि अब ब्रिटिश जो इंडिया में है, ब्रिटिश इंडियन सरकार है, ये मेनलैंड इंडिया को छोड़ दे, पाकिस्तान वाले एरिया में चली जाए, वहाँ अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करे, कांग्रेस को बोले कि तुम जानो है, तुम्हारा हिंदू इंडिया जाने, पाकिस्तान वाले इंडिया में तो अभी ब्रिटिश कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड है। क्योंकि जिन्हा को ये था कि ब्रिटिश ना जाएं जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये प्रपोजल तो
ब्रिटिश इंडियन सरकार ब्रिटिश सरकार ने ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई क्या बकवास कर रहा है तू, कि हमारी कोई इज्जत है, हमारे लोग हमारे आगे सजदा करते हैं कि ये करके जाएंगे हम इंडिया में, हमारे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम आधा इंडिया कांग्रेस को दे देंगे एंड खुद इतने पिद्दू से पाकिस्तान में जाके बैठ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर रहे हम। तो द प्लान वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली बिकॉज लीविंग विदाउट अ यूनिवर्सली अग्रीड अग्रीमेंट वॉज डिसऑनरेबल। कि भाई समाज में इज्जत है हमारी, दुनिया में इज्जत है हमारी, ये घटिया सा प्लान नहीं हम करेंगे कि कांग्रेस को आधा इंडिया दे दिया एंड छोटे से पाकिस्तान में जाके बैठ गए। अब जब इस प्लान के बाद, ये जो ब्रेक डाउन प्लान था, इसके बाद ब्रिटिश सरकार को लगा, क्लीमेंट एटली को लगा कि यार ये वेवल ऐसे चर्चिल का बंदा लग रहा है मेरे को, इसको वापस बुलाओ, एक नया बंदा भेजा जाए जो इंडिया में इंडियन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो अब आते हैं नए वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द लॉर्ड माउंटबेटन, द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनको क्लीमेंट एटली फुल पावर्स देके भेजता है कि भाई अब मैं तेरे को ऑथराइज कर रहा हूँ कि जो तू कराएगा वो मैं मान लूँगा, जैसे तू इंडियन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा वो प्रॉब्लम ब्रिटिश सरकार मान लेगी। तूने बस एक बात का ध्यान रखना है कि जून 1848 में, अब इस डिक्लेरेशन को फेब्रुअरी डिक्लेरेशन बोला जाता है, क्लीमेंट एटली की डिक्लेरेशन है ये, जून 1948 तक हर हालत में ब्रिटिश शुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया। जुलाई 1948 में ब्रिटिश सरकार इंडिया नहीं बैठेगी, कुछ भी कर तू, कुछ भी जैसे भी सोल्यूशन निकाल, जून 1848 तक हम विड्रॉ कर लेंगे। दिस डिक्लेरेशन इज नोन एज फेब्रुअरी डिक्लेरेशन। तो नया वाइसरॉय भेजा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। अब देश हमारा आज़ाद 15 अगस्त 1947 को क्यों हुआ, इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। लॉर्ड माउंटबेटन से प्रेस लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आ जाते हैं, वेवल वापस चले जाते हैं, इंडिया में वही दंगा फसाद चल रहा होता है, ये अनाउंसमेंट हो जाती है फेब्रुअरी डिक्लेरेशन। अब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया जाता है कि और यार वैसे रिपोर्टर्स का आपको पता ही है, वो बार बार एक ही चीज़ पूछते रहते हैं, प्रेस ऑन करते रहते हैं। तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, भाई यार हमें एग्जैक्टली डेट बताओ कि कब इंडिया को आप आज़ाद करोगे। वो कहता है यार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर तो दिया, जून 1948 से पहले पहले कर देंगे हम। नहीं जी आप हमें डेट बताओ। नहीं क्या आप हमें बता सकते हैं कि कब तक इंडिया आप छोड़ेंगे? नहीं आप क्या आप हमें एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? तो बार बार ना उसे जब प्रेस ऑन किया गया तो उसने बोल दिया जाओ यार 15 अगस्त को कर देंगे, ऐश करो। 15th August 1947 was announced as the date of independence. Why 15 अगस्त? इसकी भी लॉर्ड माउंटबेटन की पर्सनल कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन was the commander of the allied naval forces in the east. ईस्टर्न थिएटर में, जापान में आपको मैंने बताया कि पूरी त्राही मचाई हुई थी। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सारा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था, चाइना, कोरिया, ताइवान। तो जापानीज़ को हराना स्टार्ट किया अलाइस ने, धीरे धीरे करके। जापान अल्टीमेटली सरेंडर कब करता है आप सबको पता ही है कि एटम बॉम्ब गिराया जाता है हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को। दूसरा एटम बॉम्ब गिराया जाता है नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को। अब जापान को पूछा जाता है कि भाई तूने सरेंडर करना है कि तीसरा फोड़े? अब जापान करता है सरेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द अलाइड नेवल फोर्सेस इन द ईस्ट। 15 अगस्त को ये जापानीज फोर्सेस से सरेंडर लेते हैं। तो उनके लिए बहुत गर्व की डेट होती है कि मैंने इतने बड़ी जापानीज एम्पायर की फोर्सेस का सरेंडर लिया है 15 अगस्त को। तो क्योंकि उनके लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट डेट थी, मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे वाले दिन हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे 15 अगस्त। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि 15 अगस्त को जाओ तुम्हें आज़ाद कर देंगे, अब तुम्हें मैंने एग्जैक्ट डेट दे दी है। तो दिस इज़ हाउ द डेट वॉज डिसाइडेड कि ही अनाउंस डेट ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ पावर एज 15 अगस्त 1947।
अब क्योंकि प्रेवलेंट इन एटमॉस्फेयर काफ़ी टेंस था, लाइक वॉयलेंट एटमॉस्फेयर बना हुआ था, क्रिमिनल रॉयट्स वगैरह हो रहे थे, गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ दी ओनली सोल्यूशन। जो जिन्हा मांग रहे थे कि अब इंडिया को पार्टीशन ही करना पड़ेगा, तो ये अपना प्लान पेश करते हैं जून 3, 1947 को। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, जून 3 प्लान भी बोलते हैं, डेट के नाम पे जून 3 प्लान, ये माउंटबेटन प्लान का ही नाम है। इंडिया वॉज टू बी फ्री, अब ये फाइनल प्लान है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। इंडिया वॉज टू बी फ्री बट डिवाइडेड। पार्टीशन किस तरह से करनी है? सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जाएंगे पाकिस्तान में। सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जाएंगे पाकिस्तान में। बंगाल एंड पंजाब पे मुद्दा था, इन पे थोड़ी मुद्दा था। इनका क्या किया जाएगा? इनकी असेंबलीज, इलेक्शंस हो चुके हैं, यहाँ असेंबलीज बैठी हुई हैं। बंगाल की असेंबली को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बंगाल की असेंबली में 200 मेंबर्स बैठे हैं, बंगाल की विधानसभा में 200 मेंबर्स बैठे हैं। उनमें से लेट अस हाइपोथेटिकली अज्यूम के 110 मेंबर्स हिंदूज हैं, लेट अस अज्यूम जस्ट समझने के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 90 मेंबर्स मुस्लिम्स हैं। आप कैसे भी लगा लो नंबर्स को, चाहे इधर 110 कर दो उधर 90 कर दो, जस्ट समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेट अस अज्यूम कि बंगाल की विधानसभा में उस टाइम की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 मुस्लिम मेंबर्स हैं, 110 हिंदू मेंबर्स हैं। मुस्लिम से, इन 90 मुस्लिम से पूछा जाएगा क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए? अपना जवाब दो। फिर इन 110 हिंदू से पूछा जाएगा क्या आपको पार्टीशन चाहिए? अपना जवाब दो। अगर दोनों में से किसी एक ने भी बोल दिया कि हाँ हमें पार्टीशन चाहिए, तो बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा। इसी तरह से पंजाब में, मान लो पंजाब में 100 बंदों की विधानसभा है, 100 बंदों की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उस टाइम में। लेट अस से कि 60 मेंबर्स उसमें से मुस्लिम्स हैं, 40 मेंबर्स उसमें से हिंदूज हैं। तो उन 60 बंदों से पूछा जाएगा क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए? अपना जवाब दो। 40 बंदों से पूछा जाएगा अलग से क्या तुम्हें पार्टीशन चाहिए? अपना जवाब दो। अगर दोनों में से किसी एक ने भी बोल दिया कि हाँ हमें पार्टीशन चाहिए, पंजाब को पार्टीशन कर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंगली दोनों ने बोल दिया कि हमें पार्टीशन चाहिए, मतलब चारों ने ही बोल दिया कि हमें पार्टीशन चाहिए, कि पार्टीशन कर दो, हमने नहीं साथ में रहना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दी बंगाल एंड पंजाब प्रोविंसेस वर पार्टीशनड। अब कैसे पार्टीशन की जाएगी? इसके लिए कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। कमीशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ आगे वाली स्लाइड पे होगा। अ बाउंड्री कमीशन वाज अपॉइंटेड, दैट इज द रेड क्लिफ कमीशन। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करती है 1947 में। इस एक्ट के तहत इंडिया को आज़ादी दी गई एंड इंडिया को पार्टीशन किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ट्रांसफर ऑल पावर्स टू दीज टू डोमिनियंस। बाउंड्री कमीशन वुड डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल। कमीशन का आप नाम याद रखोगे, बाउंड्री कमीशन। यहाँ पे 1-2 चीज़ें और इंटरेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, ये वाला, ब्रिटिश ने बोला है कि इंडिया आज़ाद होगा। आज़ादी के बाद इंडिया बनेगा क्या? अभी ये देते हैं डोमिनियन स्टेटस। Instead of a British India, there shall be a Dominion of India, a Dominion of Pakistan. इन डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, फुल पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ये जाने, इनका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे।
कल को 15 अगस्त के बाद डोमिनियन ऑफ इंडिया बोलता है कि आज से हमारा नाम डोमिनियन ऑफ इंडिया नहीं है, छोड़ते हैं हम डोमिनियन के टैग को, आज से हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैं, ब्रिटिश इंडिया कहते कर लेना, ब्रिटिश बोलते हैं कर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 अगस्त के बाद हमारा तुमसे कोई नाता नहीं, तुम्हारा हमसे कोई नाता नहीं। 15 अगस्त को हम डोमिनियन ऑफ इंडिया बना के चले जाएंगे, तुम उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाओ, तुम उसके बाद सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाओ, तुम उसके बाद कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाओ, तुम उसके बाद जो मर्जी करो, या तुम उसके बाद डोमिनियन ऑफ इंडिया कंटिन्यू करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने जो करना है करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो 15 अगस्त को पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम वाज द केस विद पाकिस्तान। तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अपने आप को रिपब्लिक ऑफ इंडिया घोषित कर दिया ऑन 26 जनवरी 1950। तब तक 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में इंडिया क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिपब्लिक कब बना? रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ है। उसके बीच में क्या था? आज़ाद कौन हुआ? आज़ाद हुआ डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी के बीच में इंडिया वॉज अ डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। डोमिनियन स्टेटस दिया था इंडिया को विद फुल पावर्स कि आप चाहे आज छोड़ो, आप चाहे कल छोड़ो, आप चाहे ये बनो, आप चाहे वो बनो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे दैट द पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू दी टू डोमिनियंस। बाउंड्री कमीशन के कंटेक्स्ट में भी इन्होंने ना धोखाधड़ी सी कर दी। रेडक्लिफ कमीशन अपॉइंट किया गया, एक ही कमीशन को बंगाल एंड पंजाब को पार्टीशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब कभी वो इधर भाग रहा है, कभी वो उधर भाग रहा है, टाइम इनके पास है नहीं है। जुलाई के महीने में तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, 15 दिन दिए हैं कमीशन को भी, जल्दी जल्दी तुम्हारे पास 15 दिन है, जल्दी से दोनों प्रोविंसेस को पार्टीशन कर दो। कभी इधर जाना है उसने बंगाल, कभी पंजाब जाना है, कैसे ही कर देगा 15 दिन में वो पार्टीशन एमिकेबली? कुछ टाइम तो दो उसको। फिर भी चलो रेडक्लिफ कमीशन ने अपनी हद ही पार कर दी, दे दिया जी, 15 दिनों में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उन्होंने 14 अगस्त को, मतलब 13-14 अगस्त को माउंट बैटन को पेश कर दिया कि ये लो जी, हमारे हिसाब से इस तरह से पार्टीशन होनी चाहिए, हमारे हिसाब से इस तरह से पार्टीशन होनी चाहिए। पंजाब के ये डिस्ट्रिक्ट्स आप पाकिस्तान को दे दो, पंजाब के ये डिस्ट्रिक्ट्स आप इंडिया को दे दो, बंगाल के ये डिस्ट्रिक्ट्स आप पाकिस्तान को दे दो, बंगाल के ये डिस्ट्रिक्ट्स आप इंडिया को दे दो। 12, 13, 14 मतलब 15 अगस्त से पहले ये प्लान रेडी था। एक चीज़ है, आप खुद सोचो, क्या रेडक्लिफ कमीशन कुछ भी करके 15 दिनों में एक ऐसा सॉल्यूशन पेश कर सकता था जिससे सब खुश हो जाएं? इतने सालों से लड़ मर रहे थे, क्या रेडक्लिफ कमीशन 15 दिनों में ऐसी कोई जादू की छड़ी घुमा सकता था कि अब ये सॉल्यूशन मैंने प्रेजेंट कर दिया है, इससे हिंदूज भी खुश हैं, इससे मुस्लिम्स भी खुश हैं, इससे सिख भी खुश हैं, इससे डिप्रेस क्लासेस भी खुश हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी। अगर इतना ही आसान होता तो अब तक मिल ना जाता। ऐसा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता था। किसी ना किसी ने तो दुखी होना ही था, किसी ना किसी को तो बोरिया बिस्तरा पैक करके इधर उधर जाना ही पड़ना था। तो ये बात माउंट बैटन को पता थी, ये बात माउंट बैटन को पता थी कि कमीशन ने कुछ भी अवार्ड दिया हो, दिस वे और दैट वे, कोई ना कोई तो इससे नाखुश होगा ही होगा। एंड जो माहौल चल रहा है इंडिया में, जितना दंगे फसाद वाला माहौल बना हुआ है, अगर मैं ये रेडक्लिफ कमीशन अनाउंस कर दूंगा 12 अगस्त को, लेट अस से, अगर मैं, माउंट बैटन क्या सोचता है कि अगर मैं 12 अगस्त को ये अनाउंस कर दूंगा भी रेडक्लिफ कमीशन ने अवार्ड दे दिया अपना, रेडक्लिफ के हिसाब से ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, लोग तो भड़क जाएंगे। भड़क के क्या करेंगे? दंगा फसाद करेंगे, एक दूसरे का कत्लेआम करेंगे। अभी 12 अगस्त 1947 को ब्रिटिश, मतलब इंडिया में किसकी सरकार है? 12 अगस्त 1947 में इंडिया में किसकी सरकार है? ब्रिटेन की सरकार है। माउंट बैटन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। 16 अगस्त को इंडिया में किसकी सरकार है?
इंडिया में डोमिनियन ऑफ इंडिया की सरकार है, नेहरू की सरकार है। नेहरू जाने, नेहरू का काम जाने, कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने, मुस्लिम लीग जाने, मुस्लिम लीग का काम जाने। हम तो 15 अगस्त को बुरिया बिस्तरा पैक करके वापस चले जाएंगे। तो माउंटबेटन क्या करता है कि दंगे फसाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दंगे फसाद को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी माउंटबेटन के सर पे ना आ जाए, ब्रिटिश इंडियन सरकार के सर पे ना आ जाए, ये रेडक्लिफ कमीशन का अवार्ड ही अनाउंस नहीं करता। ये पार्टीशन हमारी साइकी में बहुत लाइक वो एक ऐसी चीज़ है कि हमें समझ नहीं आती कि इतना ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से बेटर मैनेज किया जा सकता था। माउंटबेटन रेडक्लिफ कमीशन का अवार्ड ही अनाउंस नहीं करता कि रुक जाओ, अभी पहले ट्रांसफ़र ऑफ पावर होने दो, 15 अगस्त आने दो। 15 अगस्त आई, इंडिया आज़ाद हुआ, पावर ट्रांसफ़र हो गई। अब ये बोलता है हाँ जी रेडक्लिफ कमीशन ये बोल रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट इसको दे दो, ये डिस्ट्रिक्ट इसको दे दो। अब प्रॉब्लम तो होनी थी, दंगा फसाद हो गया एंड देयर वाज लाइक मैसिव ब्लडशेड, communal riots broke out and transference of population was taking place and things like that, and there was nobody to control the violence. महात्मा गांधी ने बंगाल वाले रीजन में काफ़ी कोशिश की कि वायलेंस को थोड़ा सा चेक में रखा जाए। कभी जहाँ भी मैसेकर होता था वहाँ जाते थे, लोगों को कंसिलिएट करने की कोशिश करते थे, लेकिन ही कुड नॉट बी एवरीवेयर। पंजाब वाला रीजन में तो आए नहीं क्योंकि वो ही वॉज लाइक कंसनट्रेटिंग ऑन बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैसिव ब्लडशेड, कंप्लीटली मिसमैनेज्ड पार्टीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज स्क्वेयरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस तरह से ये कहानी हुई, इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली along with partition became independent on 15th August। अब लॉर्ड माउंटबेटन उसके बाद, बिकॉज कांग्रेस लीडर्स वर मैच्योर इनफ, उन्हें लगता था कि लॉर्ड माउंटबेटन को एक्सपीरियंस है एंड इनकी रिस्पेक्ट की जा रही है बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद इन इंडिया। तो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी डोमिनियन स्टेटस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास। तो माउंटबेटन वॉज रिक्वेस्टेड कि वो एज गवर्नर जनरल कंटिन्यू करें। वाइस रॉय का ऑफिस ख़त्म हो गया, गवर्नर जनरल के तौर पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद ये आप फैक्ट याद रखोगे, आफ्टर माउंटबेटन 1948 में माउंटबेटन चले जाते हैं वापस लंदन। उनकी जगह पे सी राजगोपालाचारी, वही राजा जी, सी राजगोपालाचारी बिकम्स दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल दिस वाइल जवाहरलाल नेहरू 1946 की इलेक्शंस में हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे। इंडिया आज़ाद होता है, वही गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू करती है। तो जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यूज एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम 1947, 15 अगस्त 1947 टू अगली इलेक्शंस। पहली फ्री इंडिया की इलेक्शंस कब हुई हैं? 1952 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया टुक प्लेस इन 1952। तो 1947 से लेके 1952 तक जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यूज एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही जो 1946 में वो बने थे। तो दिस इज द कहानी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। लास्ट द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट अकर्ड ऑन 30th January 1948 when महात्मा गांधी was assassinated by नथुराम गॉडसे at बिरला हाउस दिल्ली। प्रेयर के लिए जा रहे थे, ही वॉज असैसिनेटेड बाय नथुराम गॉडसे। इनको ग्रीवांस था कि महात्मा गांधी, जैसे वो बंगाल वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया, हिंदू मॉब्स दे वर लिंचिंग द मुस्लिम मॉब्स वर लिंचिंग द हिंदू मॉब्स। कम्यूनल एटमॉस्फेयर था, आपको पता ही है। महात्मा गांधी वॉज प्लेकेटिंग मुस्लिम्स। महात्मा गांधी वॉज ट्राइंग टू आस्क हिंदूज दैट दे शुड नॉट कमिट वायलेंस ऑन मुस्लिम्स, कि उनका आइडिया था कि मैं अपने लोगों को कंट्रोल करूंगा तभी तो लाइक दूसरों को मैं कहने लायक हूँगा। जब मेरे बंदे इतना वायलेंस कर रहे हैं तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ? तो लेकिन सर्टेन हिंदू लीडर्स दे वर ऑफेंडेड बाय दिस अप्रोच ऑफ महात्मा गांधी के, लाइक मुस्लिम्स को इतना खुश करने की कोशिश क्यों की जा रही है जबकि वो इतना कत्लेआम कर रहे हैं।
प्लस कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ पैसे देने थे, जो पार्टीशन हुई, रिसोर्सेज का बंटवारा भी हुआ कि कुछ पैसे पाकिस्तान के ड्यू बनते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करने थे। कश्मीर मुद्दे के चक्कर में, वहाँ पे कश्मीर में भी प्रॉब्लम चल रही है 1947-48 में। कश्मीर मुद्दे के चक्कर में भारत सरकार ने मना कर दिया कि हमने तुम्हें जो पैसे देने थे याद है, हम नहीं देते, ले लो, आ जाओ कर लो कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट, हम नहीं देंगे तुम्हें पैसे। महात्मा गांधी इस बात पे स्टैंड ले जाते हैं कि यार ये क्या बात बनी है कि कश्मीर एक अलग मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम वायलेंस हो गई, रॉयट्स हो गई, कम्युनल प्रॉब्लम हो गई, एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो पैसे तुम्हारे बनते हैं देने वाले वो तो तुम दो गई। तो वो भारत सरकार के अगेंस्ट, फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाते हैं कि या तो ये पैसे पाकिस्तान सरकार को ट्रांसफ़र किए जाएं, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो फिर भारत सरकार मान जाती है, पटेल जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, मान जाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच थी, कुछ सेक्शंस ऑफ इंडियन लीडर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई, पर्टिकुलरली जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उन्हें ये अप्रोच अच्छी नहीं लगी। तो वन ऑफ देयर पर्सन्स, नथुराम गॉडसे, असैसिनेट कर देते हैं महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को। तो दैट इज़ दी कहानी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ दी कहानी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की असैसिनेशन होती है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद होता है। तो आई होप ये आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि किस तरह से इंडिया आज़ाद हुआ है इन दी फाइनल स्टेजेस ऑफ इट्स फ्रीडम मूवमेंट, किस तरह से freedom turned into partition also, freedom came with partition also. So that's all as far as the partition of India was concerned, that's all as far as independence of India was concerned.